करने जा रहे हैं बंगाल की। आप ये समझ लीजिए कि बंगाल इस समय टारगेट पर पूरे देश के है। पूरा देश अगर किन्हीं 3 या 4 प्रांतों की बात करता है तो हम बात करते हैं बंगाल की, हम बात करते हैं केरला की, हम बात करते हैं तमिलनाडु की, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की और नॉर्थ ईस्ट की। ये ऐसे विषय हैं जहां से भारत को खतरा दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि भारत संकट में इनकी वजह से है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेमोग्राफी चेंज होती है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, यहाँ धर्म परिवर्तन, संप्रदाय परिवर्तन बड़ी तेजी से हो गया है। और इन स्थानों पर ही, चूंकि कलकत्ते में लंबे समय तक अंग्रेजों की भी राजधानी रही और कलकत्ते में मुसलमानों का भी मुख्य केंद्र रहा, यानी कि बंगाल मुख्य केंद्र रहा। हालांकि ऐसा कहना ठीक होगा कि कलकत्ता या फिर हम कामरूप की बात करें, कामरूप भारत के उन 3 खंडों में से एक था। जब आज की तारीख में अगर खंडों की बात करें तो नेपाल एक खंड बना हुआ है, बांग्लादेश एक खंड बना हुआ है, या फिर हम कहें श्रीलंका एक खंड बना हुआ है, भारत एक खंड बना हुआ है, अफगानिस्तान एक खंड है और एक खंड पाकिस्तान है। ये खंड हैं भारत के, इनको भूटान को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उस समय आप समझिए 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक भारत 3 खंडों में हुआ करता था। एक को हम नॉर्थ, जिसकी राजधानी कन्नौज, आज के कन्नौज में हुआ करती थी। एक आंध्र सातवाहन वंश होता था जिसकी राजधानी आंध्र प्रदेश हुआ करती थी। और एक क्षेत्र कामरूप का हुआ करता था जिसकी राजधानी आज के असम या उसके अगल बगल हुआ करती थी। तो ये भारत के प्रमुख केंद्रों में से वो क्षेत्र रहा है। वो कभी असम में शिफ्ट हुआ तो कभी कलकत्ते में शिफ्ट हुआ तो कभी अगल बगल, लेकिन वो एक केंद्र है। सवाल यहां पर पैदा होता है कि जब आक्रांताओं ने शासन किया और आक्रांता वहां पर बैठ गए तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा। अब बंगाल की स्थिति यह है कि वहां के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और सत्ता परिवर्तन अगर हो जाएगा तो उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, ये तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी देश में आक्रांताओं ने या किसी शासक ने जब कब्जा किया है तो जनता तभी साथ में आती है जब उसको पूर्ण विश्वास हो जाए कि हमारे प्राण सुरक्षित हैं, हमारे परिवार सुरक्षित हैं और सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा। जिस समय जनता को यह विश्वास हो जाता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो ऐसे लोग जो शासक से परेशान हैं, जो शासन से परेशान हैं, वो भी विरोध में आ जाते हैं और विरुद्ध खड़े होकर फिर सत्ता परिवर्तन का सहयोग करते हैं। मैं जहां तक मानता हूं बंगाल की स्थिति ऐसी है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर बदल रही है या भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर वहां पर जमाए हैं, इसका परिणाम लोगों में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है। असम को भी लोग यही कहा करते थे कि असम में कभी सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन असम में सत्ता परिवर्तन हुआ तो अब दोबारा सत्ता परिवर्तन का नंबर आता नहीं दिखाई पड़ता। वहां एक अच्छी सरकार बैठ गई और अच्छा काम कर रही। अभी बंगाल उस प्रकार की डेमोग्राफी में नहीं है जितनी डेमोग्राफी असम में थी, यानी कि जितनी पॉपुलेशन या डेमोग्राफी खराब हिंदुस्तान के नजरिए से असम की थी उतनी अभी बंगाल में नहीं है। लेकिन बंगाल का इतिहास भी रहा है, जब भी वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है तो बहुत कुछ अच्छा और खराब होता रहा है। यहां जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी से सत्ता परिवर्तन करके कोई और सत्ता आनी है तो लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि वो जो शासन चल रहा है, इस शासन में जो उनको तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, कहीं उससे ज्यादा तकलीफें तब ना हो जाएं जब कि सरकार न बन पाए या जो आ रहा है वो परिवर्तन न कर पाए। लेकिन परिवर्तन के संकेत कैसे मिलते हैं ये भी बड़ा आवश्यक है। हम सब जानते ही हैं कि बंगाल के अंदर लगातार सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही हैं। हम ये भी जान रहे हैं कि बंगाल के अंदर लोग आवाज उठाने लगे। लेकिन आज जो विषय आया वो विषय अपने आप में बता रहा है कि बंगाल के लोग अब केवल मूक दर्शक नहीं हैं, वो अब खुलकर बाहर आने लगे हैं, खुलकर बात करने लगे। ये विषय है एक मस्जिद का। ये मस्जिद कहने के लिए तथाकथित हम इसको ढांचा कह सकते हैं, अदीना मस्जिद की बात है। अदीना मस्जिद की खास बात यह है कि इसको आदिनाथ मंदिर कहा गया, यानी कि आदिनाथ मंदिर को अदीना मस्जिद कहा गया। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक केस आया और उस केस में क्लेमेंट ने यह कहा कि ये आदिनाथ भगवान का मंदिर है और आदिनाथ भगवान के मंदिर को तोड़कर उस समय आक्रांताओं ने 14वीं सदी में इसको तोड़कर मस्जिद बनाई और इसको मस्जिद का रूप दिया और उसका नाम अदीना मस्जिद रखा। आदिनाथ से अदीना मस्जिद हुआ।
आज भी इस मंदिर के अंदर, इस मस्जिद के अंदर, तथाकथित मस्जिद के अंदर आज भी भगवान के चित्र बने हुए हैं, भगवान की मूर्तियां हैं और पूरा स्ट्रक्चर हिंदू शैली का है। केवल इतना सा उसमें जो जो फर्क है वो सिर्फ इतना सा है कि अब उसको मस्जिद कहा जाता है। एएसआई के संरक्षण में है। क्लेमेंट ने यह कहा कि एएसआई के संरक्षण में है और एएसआई के संरक्षण में होने की वजह से कुछ रिजर्वेशंस एएसआई के पास रहते हैं। मस्जिद अभी भी मुसलमानों के कब्जे में नहीं है, भले ही 13वीं सदी की मस्जिद क्यों, 13वीं सदी में 14वीं सदी में इसको बनाकर ऐसा क्यों ना कर दिया गया हो। दावे ये किए गए हैं कि एएसआई के कब्जे की मस्जिद में या एएसआई के कब्जे के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सर्वे हो सकते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी स्टे लगा रखा था, हम सबको याद होगा संभल वाली मस्जिद के मामले में, तो वो स्टे इस पर लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एएसआई संरक्षण की मस्जिद है। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो प्रभाव है वो भी इस पर नहीं होगा। हालांकि इसके विरोध में राज्य सरकार आई। आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मस्जिद कमेटी और राज्य सरकार सामने आई। राज्य सरकार मतलब ममता बनर्जी की सरकार सामने आई और ये कह रही है कि साहब ये मस्जिद है, मस्जिद बनी हुई है, जमाने से मस्जिद बनी हुई है और जब ये मस्जिद 500-700 साल से बनी हुई है तो आज इस पर डिस्प्यूट खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, राज्य का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है। पिटिशनर का कहना यह था कि इस पर पूर्ण रूप से सर्वे होना चाहिए, इस पर इस मस्जिद जो तथाकथित मस्जिद है इसके ढांचे की आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए और जो वास्तुकला है, जो इसकी स्थापत्य कला है, वो वास्तुकला स्थापत्य कला का भी पूर्ण रूप से सर्वे होकर इस पर हमें मेरे प्रभु आदिनाथ की पूजा करने का हमें अवसर दिया जाए या हमें अनुमति दी जाए। राज्य सरकार ने विरोध किया, मस्जिद कमेटी विरोध कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश किया है एएसआई को उन्होंने बोला कि इस पर सर्वे करिए, क्या इसमें वाकई में इसमें मंदिर के अवशेष हैं, क्या ये मंदिर तोड़कर बनाई गई है, क्या इसमें अभी भी मूर्तियां हैं, इसकी नक्काशी क्या हिंदू वाली हैं, हिंदू मंदिरों के अवशेष इसमें हैं क्या, या आदिनाथ मंदिर के विषय में जो कहा जा रहा है क्या वैसा इस मंदिर में कुछ है। अगर इसमें है तो इसकी रिपोर्ट हमको लाकर दीजिए, इस पर आगे चर्चा करेंगे, आगे इस पर काम किया जाएगा। अब हालांकि सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन ये पैदा कर दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947। तब हाई कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 के दायरे में ही हम इस पर काम करेंगे, उसके दायरे में ही हम इसको पढ़ेंगे, उसके दायरे में ही इस पर आदेश किया जाएगा। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में यह जानना आवश्यक है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तभी लागू होगा जब पहले यह पता लग जाए कि वो स्ट्रक्चर है किसका। देखिए, बाहर बोर्ड लगे होने से नहीं होता। बाहर बोर्ड लगा है मस्जिद, आप लिख लीजिए, किसी भी बिल्डिंग को, इमारत को मस्जिद लिख दीजिए, आप पार्लियामेंट के बाहर मस्जिद का बोर्ड लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसका पूर्ण रूप से सर्वे ना हो जाए, जब तक उसकी पूरी जानकारी ना मिल जाए, जब तक उसका स्ट्रक्चर खुद ना बता दे कि मैं कौन हूं, तब तक बाहर बोर्ड लगा होने से, किसी के हाथ पैर पे लिखे होने से, कोई कब्जा होने से किसी स्ट्रक्चर को घोषित नहीं किया जा सकता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। इसलिए यहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने के लिए भी यह अति आवश्यक है कि वहां एएसआई की एक रिपोर्ट आए, एएसआई पूर्ण रूप से उसके एक एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए बताए कि वाकई में वो स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा आपको याद होगा कि एक मोहम्मद नाम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के व्यक्ति थे, उन्होंने अयोध्या मंदिर के मामले में, जब वो अयोध्या की जो ढांचा तोड़ा गया था, तो उन्होंने उसमें जब खुदाई की थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें पिलर खड़े हुए हैं, ये हिंदू स्ट्रक्चर है, ये मस्जिद नहीं है और हमारे जो भाई बंधु हैं उनको ये मानना चाहिए कि हमारे पूर्वज, हमारे देश में आक्रांताओं ने जो ये गलत किया है उसको अब हम सही करेंगे, क्योंकि उसके अवशेष सारे मंदिर के हैं। इस वाली मस्जिद में भी यही खास बात है। इस मस्जिद को जब क्लेम किया जा रहा है तो ये कहा गया है कि इसमें 260 खंबे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट, क्या मस्जिद की रिपोर्ट ये कह रही है 260 खंबे हैं और इस पर 387 गुंबद हैं।
260 खंभों पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और 387 गुम्मद इस पर बड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि वो खंडित हैं, वो अलग बात है कि वो अब अपने पूर्व स्वरूप में नहीं है। लेकिन इसके विषय में एक बात और है, कनिंघम हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश वास्तुकार हुआ करता था और कनिंघम ने पूरे देश को लेकर सर्वे किए थे। कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। कनिंघम जो कि वास्तुशास्त्री भी था या वास्तुशास्त्री था, उसने अपनी रिपोर्ट में इस मस्जिद के विषय में भी, अदीना मस्जिद के विषय में भी उसने कहा कि ये मंदिर के पत्थरों का उपयोग करके बनाई गई है, या तो ये मंदिर ही है या फिर मंदिर को तोड़कर उसके पत्थरों से ये बनाई गई है मस्जिद है। इसलिए इसका जो मूल स्वरूप है वो हिंदू मंदिर है। ये कनिंघम की रिपोर्ट में है और तमाम सर्वे जो हुए हैं उनकी रिपोर्टों में ये बात आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ममता दीदी को क्या समस्या है? अगर ये कह दिया जाएगा कि भाई ये मंदिर है, इसमें पूजा पाठ आदिनाथ भगवान की करने दी जाए, या फिर इसका सर्वे कर लिया जाए, पता कर लिया जाए कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, तो ममता दीदी को क्या समस्या है? ममता दीदी की ये जो ऑब्जेक्शन लगाने की नीति है, यही बंगाल में परिवर्तन का कारण बनेगी। मैं अभी कह रहा था कि देखिए, जब लोगों को विश्वास होता है तो वो हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। जब लोगों को विश्वास होता है तो इस तरह के विषय निकाल कर बाहर लाते हैं। जब लोगों को विश्वास होता है कि हम सुरक्षित हो जाएंगे या मेरा संरक्षण हो जाएगा, तब इस प्रकार के जहां आक्रांताओं का बड़ा भारी प्रभाव हो, वहां पर भी मंदिर के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। अब बंगाल में मुझे लगता है अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आम आदमी रोड पर आने को तैयार है। आम आदमी को यह विश्वास होने लगा है कि हमारे मंदिरों का संरक्षण हो सकता है। आम आदमी को यह लगने लगा है कि अब अगर हम बाहर निकलते हैं तो मैं सुरक्षित हूं। वो चाहे धनखड़ साहब जब वहाँ पर राज्यपाल हुआ करते थे और चुनाव के बाद दंगों में वो गए हों, या फिर आज के राज्यपाल वहाँ जाते हों, केंद्र सरकार की टोलियाँ वहाँ पर जाती हों, होम मिनिस्ट्री वहाँ लगातार विजिट कर रही है, सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर लगाए गए हैं, बॉर्डर के मामलों में भी मतलब चुस्ती से काम हो रहा है। और जहांगीर वाला प्रकरण जब आया था तो उस प्रकरण में भी जो तमाम महिलाओं को वो रखे हुए था या उनका शोषण करता था, उस मामले में भी केंद्र ने उसमें इंटरवीन किया था। और कुल मिलाकर अब वहां पर हिंदू समाज बाहर निकलकर सोचने लगा है कि अब परिवर्तन का समय है और परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इस तरह के विषय जिसकी हिम्मत नहीं होती थी कभी निकालने की, वो विषय निकालकर सामने आने लगे हैं और उन पर अब चर्चा होने लगी है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस प्रकार के केस में नोटिस इशू किया है। हालांकि मैं मानता हूं कि राज्य सरकार चूंकि पार्टी बनी थी, इसलिए इस मामले में यह संभव है कि राज्य सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में आकर वो ये कहे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने जो स्टे लगाया था कि भाई इन पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो स्टे को ध्यान दिलाकर फिर इस मामले में भी सर्वे करने से स्टे का मामला आएगा। क्योंकि ज्ञानवापी का मामला सर्वे से ही खुला था, संभल का मामला सर्वे से ही खुला था, और सर्वे के बगैर कैसे पता लगेगा कि ये मस्जिद है कि मंदिर है? सर्वे के बगैर कैसे पता लगेगा कि इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है? तो सर्वे उस समय आपको याद होगा ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ हुआ करते थे, ज्ञानवापी का मामला उनकी अदालत में आया था, तब उन्होंने कहा था सर्वे किसी भी हालत में गैर कानूनी नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर्वे को नहीं रोकता है, इसलिए सर्वे करवाए जा सकते हैं और जो रिपोर्टिंग है वो आ सकती है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी आप कब लगाएंगे? आप तभी तो लगा पाएंगे जब आपको ये पता लगेगा कि ये मंदिर है 47 में तो मंदिर होना चाहिए, मस्जिद है 47 में तो मस्जिद होनी चाहिए। केवल बोर्ड लगा होना, कब्जा होने से इसका चरित्र नहीं बताया जा सकता और ना ही इसके चरित्र को घोषित किया जा सकता। यही कारण है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सब कुछ ध्यान में रखते हुए एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सर्वे को लेकर स्टे है, फिर भी हाई कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर के विषय में अगर ध्यान देंगे तो दोनों के पास सेम प्रकार की पावर होती है। बस इतना सा है कि सुप्रीम कोर्ट अपीलिंग कोर्ट होने के नाते, ग्रेटर कोर्ट होने के नाते हाई कोर्ट के आदेश को वहां
यहां स्टे कर सकता है। और जहां तक मैं समझता हूं राज्य सरकार निश्चित तौर से आएगी, लेकिन इसके पीछे यह समझना चाहिए कि हिंदू समाज निकलकर बाहर आ रहा है, हिंदू समाज बंगाल को बचाना चाहता है, हिंदू समाज को विश्वास होने लगा है कि वाकई में बंगाल में परिवर्तन होगा और परिवर्तन होना ही चाहिए।